स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपसे सैलरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सैलरी इनकम टैक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो हमारे चैनल पे वीडियो आ रही हैं उनको एक के बाद एक चेन के रूप में आप उसको ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो आप मिस न करें। आज के लेक्चर में मैं सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एसएससी हो उसके होने वाली इनकम को हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो किसी भी एसएससी को होने वाली इनकम में जो सबसे पहला जो अर्निंग सोर्सेज होता है वो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। तो आज से हम इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी निकालना सीखेंगे और हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं सैलरी से जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हमेशा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन होना चाहिए। जब भी सैलरी मिले तो देने और लेने वाले के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो होना चाहिए। इसके बदले यदि कहीं और से सैलरी मिलती है, सपोज़ करो जैसे मैं हूँ, मैं अपनी शोरूम पर अपने फादर के पास देख रेख करता हूँ बिजनेस की, इसके बदले मेरे फादर मुझे सैलरी के रूप में कुछ पेमेंट दे देते हैं। क्या वो मेरे लिए सैलरी होगी? बताइए। नहीं, वो मेरे लिए सैलरी नहीं है, क्योंकि जो मेरे फादर हैं और मैं हूँ, हमारे बीच मालिक और नौकर का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इस कारण से वो मेरे लिए सैलरी नहीं कहलाएगी। सेकंड, मोर देन वन सोर्सेज ऑफ सैलरी। एक एसएससी के लिए सैलरी के लिए एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं। कुछ एसएससी पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ एक्स फर्म में, कुछ टाइम वाई फर्म में और कुछ एक्स फर्म में। जो टैक्सेबल सैलरी जब हम कंप्यूट करते हैं तो सभी जगह से, सभी सोर्सेज से होने वाली सैलरी जो है टैक्सेबल होगी। थर्ड, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी ऐसा पेमेंट जो कि मेंटली वर्क करने के लिए पेमेंट किया जाता है, कॉल्ड बी सैलरी। ऐसा पेमेंट जो कि फिजिकली वर्क करने के लिए दिया जाता है, कॉल्ड वेजेस। लेकिन जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो सैलरी और वेजेस है इनमें कोई अंतर नहीं रखा गया है। दोनों को ही इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल माना गया है। फोर्थ, वॉलंटरी पेमेंट। कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपनी इच्छा से कुछ सैलरी अलाउंसेस परक्विसाइट का पेमेंट करता है, तो ये सभी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के में जो है टैक्सेबल होंगे। फिफ्थ, टैक्स फ्री सैलरी। कुछ कंडीशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की ओर से टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी ले लेता है। उस कंडीशन में जितना टैक्स काटने के बाद पेमेंट एम्प्लॉय को किया जाता है उस पार्ट को टैक्स फ्री सैलरी कहते हैं। लेकिन टैक्स कंप्यूटेशन के लिए जितना टैक्स एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है उसको सैलरी में ऐड किया जाएगा। 6, सैलरी फॉर गोइंग और सरेंडरिंग। कभी कभी एसएससी यानी कि करदाता अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट में अपनी सैलरी को सरेंडर कर देता है। उस कंडीशन में जो सरेंडर कर दी गई है सैलरी वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालते समय उसको काउंट नहीं किया जाता।
7, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। कभी कभी एम्प्लॉयर सैलरी में से कुछ कटौतियाँ कर लेता है, कुछ डिडक्शन कर देता है, तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते समय की गई डिडक्शन सैलरी में ऐड कर दी जाएंगी। 8, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉय ने अपनी नीड के लिए कोई लोन लिया है तो लिए जाने वाला लोन सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। 9, सैलरी टू पार्टनर। कुछ फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी पे करती हैं, तो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी पार्टनर के बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता। 10, सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम डिस्टिंक्टनेस। सैलरी और प्रोफेशनल इनकम दोनों अलग अलग होते हैं। सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगी, और जो प्रोफेशनल इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। 11, प्रीवियस ईयर ऑफ सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के लिए प्रीवियस ईयर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से ठीक पहला एक वर्ष होता है जो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और जो आने वाली 31 मार्च होता है वहाँ पे ख़त्म होता है। तो ठीक उसी तरीके से असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाला एक वर्ष सैलरी के लिए प्रीवियस ईयर कहलाएगा। 12, टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। सैलरी के उपार्जित एक्रूअल होने का क्या समय होता है? इसके लिए हमने एम्प्लॉय को 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है इनकी सैलरी नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को ड्यू हुई मानी जाती है। इस कारण से इनके जो एक्रूअल होने का जो टाइमिंग होती है वो 1 मार्च से 28 फेब तक होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी एक्रूअल होने का टाइम होता है लास्ट डेट ऑफ द मंथ होता है। इसके लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइमिंग होता है उसे हम सैलरी के अंतर्गत जो है टाइम मानते हैं। पैलेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, जहाँ पे सैलरी एक्रूअल होती है वहीं पर वो टैक्सेबल होती है। 14, बेसिक सैलरी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी एज पर सैलरी ग्रेड। हम जो सैलरी ग्रेड है उसके बेस पर किस तरीके से बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो ये ग्रेड है 8,250 और 10,000। इट मीन्स जब कोई एम्प्लॉय अपॉइंट होगा तो उसको फर्स्ट ईयर के लिए 8,000 पेमेंट होगा। जैसे ही उसको काम करते हुए 1 वर्ष हो जाएगा, पूरा 1 साल बीत जाएगा, उसकी सैलरी में 250 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर जो उसको सैलरी पेमेंट होगी वो होगी 8,250। ऐसे ही जब सेकेंड ईयर पूरा हो जाएगा तो थर्ड ईयर में उसमें 250 का और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यानी कि सैलरी बढ़कर हो जाएगी 8,500। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक कि सैलरी 10,000 नहीं हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही सैलरी 10,000 हो जाएगी, 10,000 होते ये स्टैंड हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, सैलरी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अलाउंसेस परक्विसाइट के बारे में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू।